हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके मन पसंदीदा चैनल रोजगार विद अंकित में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी निरंतर वे में चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग संविधान शुरू किए थे पार्ट 1 से, पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे उम्मीद है यदि आपका कांस्टेबल लेवल का कोई भी एग्जाम है, चलो बच्चों, कांस्टेबल लेवल का आपका कोई भी एग्जाम है, मैं उम्मीद करता हूं आपका यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के सामने आज मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप सभी के सामने बच्चों पहले तो ये आपको जवाब भी देना होगा क्योंकि आप इन सब चीजों को पढ़ चुके हो। इनमें एक एक प्रश्न वो है जो आप सभी को मैंने बहुत प्यारे रूप में बच्चों एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। अब जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है। बहुत प्यार से बच्चों पढ़िएगा और क्वेश्चन का तब जवाब देना है जब बड़े प्यार से आप लोग इसे पढ़ेंगे। पहले पढ़िएगा और प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 29 और 30, बच्चों ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे रूप में समझाई है कि अनुच्छेद 29 और 30 आपके शिक्षा, संस्कृति एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित हैं। परंतु बच्चों वो बात किसकी कर रहा है? अपने मन पसंदीदा शिक्षण संस्थाओं को चलाने की, उनको स्थापना करने की बात कर रहा है, वो संचालित करने की बात कर रहा है। तो बच्चों इसका आंसर आ जाता है आपका अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 मैंने ये आपको बहुत अच्छे रूप में बताया है बच्चों। अनुच्छेद नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद नंबर बच्चों क्या, अनुच्छेद नंबर 26 में आपकी धर्म से रिलेटेड बात की गई है। किससे बच्चों? आपको बताया था कि 25 से लेकर 28 तक धर्म की चर्चा की गई है। बताया था आपको, ये नहीं बताया था? मैंने बहुत अच्छे रूप में आज ही आपको प्रश्न कराए हैं। चलिएगा, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन मिलता है हमें कौन सा, आ जाइएगा बच्चों। सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यदि मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, पूरा डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों? इन्हें बिल ऑफ राइट कहा जाता है। वहां पर क्या कहा जाता है जी? बिल ऑफ राइट कहा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? यदि आपसे कहे मौलिक अधिकारों की चर्चा पहली बार कहां मिलती है, तब ब्रिटिश आंसर देना है। यदि पहली बार लिखित विवरण कहीं मिलता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा उसका आंसर आपका अमेरिका आता है। याद रखिए, एक ही बात के दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। क्या यदि आपसे पूछता हो कि मौलिक अधिकारों की पहली बार चर्चा कहां की गई तो आपने ब्रिटिश आंसर देना है। यदि आपसे पूछे पहली बार लिखित विवरण कहां दिए गए तो आप पहली बार बिल्कुल सटीक आंसर देंगे अमेरिका। और बच्चों जिस समय ये लागू हुए थे उस समय इनकी संख्या हुआ करती थी 7, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जो आपकी 6 है। कितनी है बच्चों? 6। आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, वो भी क्लियर हो गया। और बच्चों आपको मैं बता देता हूं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिएगा। चलो बच्चों इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या चर्चा है? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दिया है आप सभी बच्चों ने। चलिए मैं आपको समझाऊंगा बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े प्यारे रूप में। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? हम जानते हैं बच्चों एक केस हुआ था, वो कौन सा है? आप सभी के सामने लिखें, केशवानंद भारती बनाम केरल। आप वो पूरा लिख देता हूं, बनाम केरल राज्य। कौन सा राज्य बच्चों? बनाम केरल राज्य। दूसरा क्या दिया है? राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद।
गोकलनाथवाद और आपका सज्जन सिंहवाद। तो आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, रोहतास जी का बढ़िया सवाल। तो आंसर आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल। और बच्चों ये केस आपको बता दूं 1973 यानी कि 72 में कोर्ट आया था, 73 में फैसला दिया गया था। और इसमें बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, जो केस था आपका वो आपका अनुपात निकला था 7:6 का। कितने का निकला था? 7:6 का। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं एक एक पर्सन। यहां बेशक मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा हो, लेकिन बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। ये इसलिए मैंने क्लियर किया है आपको। पहली बात तो आपसे केस पूछ सकता है, वो केस कौन सा है? केशवानंद बनाम भारती। वो कोर्ट में कब पहुंचता है? 72 में। फैसला कब आता है? 73 में। जज कितने थे? टोटल 13। बच्चों पक्ष के थे 7 और विपक्षों की संख्या थी आपकी 6। तो एकदम सटीक रूप में आंसर आपके आ गया 7:6। कई बार एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेता है कि इन दोनों का मुझे आप बस सिर्फ और सिर्फ अनुपात बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक है। चलिएगा, इसका जो सही आंसर है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आ जाइएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है और वो क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्रित देता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों क्या है? प्रेस की बात की गई है। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हमने आपको एक चीज बताई होगी, सेपरेशन ऑफ पावर। यह चीज मैंने आपको बताई होगी, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों का बंटवारा। जब तक शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो बच्चों ध्यान रखना, तब तक चलेगा राजतंत्र। यदि हमें लोकतंत्र की तरफ आना है तो लोकतंत्र में आने के लिए हमें क्या करना होगा? शक्तियों का बंटवारा करना होगा। और शक्तियों का बंटवारा करने के लिए यहां पर एक वर्ड पूछा जाता है, प्रेस, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिससे हम चौथा खंबा, चौथा राज्य या फोर्थ स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के क में की गई है। और ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो देने वाले का नाम था मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था बच्चे? मॉन्टेस्क्यू। उसी ने बताया था कि शक्ति को बांटना होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका यही से निकलते हैं। और इसके बाद में चौथा स्टेट आपका कौन सा हो जाता है? प्रेस। बहुत बढ़िया, सटीक एकदम, बहुत बढ़िया, गजब का सवाल आप सभी लोगों का। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। थोड़ा सा इस पर टाइम लेंगे, बड़े प्यारे रूप में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जरा क्या है सुनिए जरा। निम्नलिखित में से या निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अब मुझे जरा आप इसका आंसर बताओ बच्चों। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है बच्चों। यदि जिस बच्चे ने मेरी पहली दूसरी क्लास ली होगी मौलिक अधिकारों की, तो इस क्वेश्चन को वो बिल्कुल ठीक बताएगा। और यदि उसने मौलिक अधिकारों की संख्या नहीं ली है, मतलब क्लास नहीं ली है, तो वो शायद इसका क्वेश्चन सही ना बता पाए। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था विधि के समान संरक्षण हर व्यक्ति को मिलता है। बताया था आपको, मैंने खूब अच्छी तरीके से बताया है कि आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। तो ये तो सभी को समान मिलता है बच्चे, सभी को मिलता है। अब बात आती है फिर ऐसा कौन सा जो हमें नहीं मिलता? बच्चों भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बहुत लोगों के साथ भेदभाव हो जाता है, समझ रहे हो ना आप? चुनाव लड़ने का अधिकार बहुत से लोगों को होता है, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है अधिकार। और इसके बाद में क्या? देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता हर भारतीय व्यक्ति को नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद नंबर 19 के तहत आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जहां प्रतिबंध हो वहां नहीं जा सकते आप। जैसे कि मानिए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री के बीच में आप कहें जी मेरा घूम के आने का मन है, तब बच्चों वहां पर प्रतिबंध लग सकता है। तो ये ध्यान रखना, यहां भी आपको भ्रमण करने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। जिस बच्चे का आंसर डी है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, जिसका भी आंसर डी है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए गजब। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? बच्चा कोई भी बताए मुझे इसका सवाल। इससे छोटा सवाल मुझे नहीं लगता। अरे बफ कुछ नहीं हो रहा बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बच्चों। ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने है, वो क्या है? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। 6 से 14 साल की जब बात की जा रही है
तो बच्चों भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ। और कब वो हुआ जी? 2002 में, जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के क्या में बच्चों, क्या यानी कि वो कहां आता है? आपका मौलिक अधिकारों में। तो जिस बच्चे का आंसर मौलिक अधिकार था वो बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर हो जाती है? जिस बच्चे का आंसर मौलिक अधिकार था वो बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब बात यहां आ जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है? अब आपसे बच्चों एक बात यदि हम पूछें, क्वेश्चन ये आता है कि वास्तव में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बच्चों मेरी बात गौर से समझ। यदि एग्जामिनर ये आ जाए पूछ ले आपसे कि बताइएगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर उद्देशिका या प्रस्तावना देना है। लेकिन किसी कारणवश प्रश्न ये आ जाए जो बोर्ड पे लिखा है, तो बच्चों ध्यान रखना तब कहा गया है क्या? तब कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन यदि किसी कारणवश वो भी ऑप्शन में ना हो, तो बच्चों आप आंसर क्या देंगे? आर्टिकल नंबर 32। क्या देंगे? आर्टिकल नंबर 32। ये तब की बात है जब बात की जा रही हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया जा रहा है हर चीज को। बच्चों आंसर आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32, जबकि वास्तव में संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। बात क्लियर हो जाती है बच्चों? वास्तव में संविधान की आत्मा किसी और को कहा जाता है और बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं मौलिक अधिकारों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी के समक्ष ये प्रश्न है, बच्चों जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? हमें जानकारी है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है, ये तो बिल्कुल ठीक है जी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, सर ये भी ठीक है। संपत्ति का अधिकार सर पहले अनुच्छेद 31 में था, तो आंसर तो यही रहा हमारा। लेकिन अब इसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में है। बात क्लियर हो जाती है? इसका मतलब ये रहा हमारा आंसर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। एक एक क्लियर करते भी चलो साथ के साथ में। चलिए बच्चे जवाब देते रहो, आपके स्कोर कितना ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं करता है? बताओ बच्चों, भारतीय संविधान कौन सा अधिकार आपको प्रदान नहीं करता है? प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन समान आवास का अधिकार किसी को नहीं है। जिस बच्चे का आंसर ए है वो बिल्कुल ठीक है बच्चे। देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, ये तीनों अभी तो बताएं 14 से 18, 25 से 28 और 23-24 अभी तो बताएं। तो बच्चा ये आंसर जिसने दिया है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं बच्चों। 15 मिनट में 9 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन कोई नहीं। अब आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और पूरे मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कोई बच्चा आज इस वर्ड को समझ गया, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर है, समझ लो वो पूरा संविधान का निचोड़ जरूर जानता होगा। यदि इस बात को आप लोग जानते हैं, आपके सामने प्रश्न लिखा है क्या मौलिक अधिकार क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किन्हें कहा जाता है? क्या वो वाद योग्य है? बिल्कुल। क्या फिर संविधान में कोई चीज ऐसी भी है जो वाद योग्य ना हो? हाँ बिल्कुल है। क्या चीज है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे हैं जो आपके वाद योग्य नहीं है, मतलब कि आप इनके लिए न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधा कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद बेटा 32 के तहत कार्रवाई करेगा, और जिसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। बहुत बढ़िया भाई, गजब के आंसर दिए हैं आप सभी लोगों ने। जिसका आंसर ए है वो बिल्कुल ठीक है।
जिस बच्चे ने आंसर ए दिया है वो बिल्कुल ठीक है, आ जाइएगा बच्चों। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं अभिशयंस के से संरक्षण प्रदान करता है? बोलो बच्चों, इसका आंसर क्या है? बोलिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के समक्ष लिखा है। इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा, क्या प्रश्न है? इसका आंसर बोलो बच्चों क्या है? जिसका आंसर बी है वो बिल्कुल गलत है बच्चों। जिस बच्चे का आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, आपको बताया था। यहां पर निवारक निरोध है। क्या है बच्चों? निवारक निरोध। अब इसका मतलब सुन लो क्या होता है बच्चों। खूब अच्छी तरीके से क्लास में पढ़ा है आप सभी को कि अपराध को होने से पहले ही रोक लेना निवारक निरोध की प्रक्रिया कहलाती है। याद रखेंगे। चलिए, यदि आपसे पूछता हो अनुच्छेद 21, तो बच्चों इसमें दिया गया आपका जीने का अधिकार। कौन सा अधिकार है जी? इसमें दिया गया सर जीने का अधिकार, यानी कि ऐसा अधिकार जो किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 और 21। वास्तव में इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो अनुच्छेद 20 होगा। क्या होगा बच्चों? अनुच्छेद 20। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि एक बार अपराध करके 2 बार सजा नहीं मिल सकती। एक बार अपराध करके, और बच्चों वो एग्जामिनर भी तो यही कह रहा है, दोष सिद्धि के अभियुक्त को दोहरे दंड यानी कि 2 बार सजा नहीं मिलेगी। यदि अपराध आपने एक बार किया है तो सजा भी आपको एक ही बार मिलेगी। ठीक है बच्चा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 12 तो थोड़ा सा बड़ा आ गया भाई। कैसे जी? भैया ये चार्ट आ गया, और चार्ट आ गया तो इन्हें मिलाना पड़ेगा। मिलान करो, आप सभी के पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 को देख लेते हैं जरा एक बार। हमें पता है बच्चों, यदि मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य को, तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमें पता है मौलिक कर्तव्य को हमने रूस के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? रूस के संविधान से लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है। बच्चों, मूल ढांचे का सिद्धांत ये यदि आपसे पूछता हो तो बी का मतलब, पढ़ो बच्चों, जल्दी आंसर दो इसका। मिलान करिए बच्चों जल्दी। इसका आंसर बताओ। 3 4 1 2 4 3 1 2, और इसके बाद में बच्चा आपको आंसर बताना है। इसका सही जो आंसर आता है वो है बच्चों सी, 2 1 4 3। क्या बैठता है जी? 2 1 4 3। चलिएगा, प्रश्न नंबर 13 आ गया भैया। वही प्रश्न जिसकी हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कितनी बार बता चुके हैं हम आपको इस क्वेश्चन को? कम से कम 2-3 बार तो मैं ही इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। क्या? कि संपत्ति का अधिकार एक वर्तमान समय में बच्चों, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं, मौलिक अधिकार नहीं। यदि मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करूं तो बच्चों ये मौलिक अधिकार तो है नहीं, ना ही नैसर्गिक अधिकार है। अब यहां आने के बाद थोड़ी सी बात फंस जाती है। क्या फंस जाती है? वैधानिक अधिकार भी है और बच्चे कानूनी अधिकार भी है। तो बच्चों यदि ऑप्शन दोनों स्थिति में ऐसे लगे तो आप वैधानिक अधिकार देकर आगे निकल जाना, वही आपका ठीक मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चा। चलिएगा, इसके बाद में, जबकि वास्तविकता यह है कि इसके क्वेश्चन दोनों ही होने चाहिए, वास्तविकता, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वैधानिक दे देना, उसी में हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वैधानिक का मतलब भी आपका कानूनी होता है। चलिएगा, इसके बाद देखो बच्चों, अनुच्छेद नंबर 14 आ गया है। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? हम आपको बताए थे कि आपातकाल की स्थिति के दौरान सारे अनुच्छेद आपके समाप्त हो जाते हैं, और सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो अनुच्छेद नंबर 19 पे पड़ता है। जैसे कि उसमें आपकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारे अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया है। लेकिन एक अधिकार अनुच्छेद आपका ऐसा है जो आपका कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक आंसर आएगा आपका अनुच्छेद नंबर 21। मैं एक ऑप्शन और दे देता हूं 20। ये 2 वो अनुच्छेद हैं जो किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। बच्चों ये भी आपको बता दूं, धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर समान कानून की जो व्यवस्था की गई है
वो अनुच्छेद नंबर 15 में की गई है। आपसे बताऊं आपसे पूछेगा 18 में, तो बच्चों यहां पर आपका उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत की बात की गई है। और यदि बात करता हो आपसे क्या 21 में, तो इसमें जीवन जीने के अधिकार बात की गई है, जीने का अधिकार। और यदि बच्चों बात करता हो 24, तो 6 से 14 साल का बच्चा किसी भी खतरनाक मशीन पर काम नहीं करेगा। अब आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, मैं वो वाला तरीका नहीं कि इसका आंसर ये है, चलो अगले प्रश्न पे, उसे पूरा डिफाइन करो क्या क्या है उसके अंदर और मुझे कहां से प्रश्न आने की और संभावनाएं जो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 बोलो बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? जल्दी आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता किस किस को दी गई है, यह आपको बताना है। जल्दी बताओ बच्चों। यदि मैं बात करूं, आवास का अधिकार बिल्कुल दिया है बच्चों, कहीं भी बसने का अधिकार हम आपको बताए हैं, समझे हो ना। दूसरी बात क्या है? विदेश यात्रा का अधिकार भी दिया है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, यदि मैं बात करूं, ये तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और बच्चों ये आपके अनुच्छेद नंबर 39 में है। भाई यदि कोई आपसे पूछता हो कि बताइए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में, तो हम बताएंगे वो आपका अनुच्छेद नंबर 39 में है। लेकिन आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। तो ऑप्शन बच्चे जिसका आंसर ए और बी है, यानी कि पहला और दूसरा, वो बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल बढ़िया, गजब। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और 16 में लिखा है बच्चों, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही से बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? बच्चों यदि हम चर्चा करें अनुच्छेद नंबर 20 की, यहां बात 20 में की जा रही है, तो मैंने बताया था आपको कि एक बार अपराध करके 2 बार सजा नहीं मिल सकती। पहली बार बच्चों, पहला ही पॉइंट बताया था कि एक बार अपराध करके 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा था, अपने खिलाफ गवाही पर पाबंदी। क्या? अपने खिलाफ गवाही पर पाबंदी। और तीसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा था कि वकील ना होने पर सरकारी वकील की व्यवस्था। बच्चों आज एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को कितना ही रूप में अलग अलग से क्यों ना पूछा हो, कल आप 3 बात और भी एक्स्ट्रा पूछ ली ना, तो भी आप उसका सही आंसर दे पाओगे। क्या? एक तो ये कि एक बार अपराध करके 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने आ गया, अपने खिलाफ गवाही पर पाबंदी और वकील ना होने पर सरकारी वकील की व्यवस्था आप सभी की इसी अनुच्छेद में की गई है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास जवाब दिया है आप सभी लोगों ने। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ रुख करते हैं और प्रश्न नंबर 17 पर पहुंचते हैं। क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? बच्चों ऐसा कौन सा अधिकार है जो समान रूप में सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने लिखा है, जरा बताएंगे आप कोई लोग? जिन बच्चों का आंसर सी है वो बच्चों 100 के 100% गलत है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी आपको बताया था विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद नंबर 14 सभी को समान रूप में मिलता है। खूब अच्छी तरीके से इसी प्रश्न की चर्चा हमने प्रश्न नंबर 6 में की है। और मुझे उम्मीद है यदि आप इतनी जल्दी भी गलत प्रश्न आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में भी कमी है। बुरा मत मानना दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ने के बावजूद भी हम लोग यदि गलत आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ पहुंचते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है? चलिए आ गया बच्चों प्रश्न, समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? अब यह प्रश्न आपको बताना है बच्चों। खूब अच्छी तरीके से हम तुम्हें बताए हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। कहां तक दिया गया है? यदि आपसे बात कर रहा है 18वां प्रश्न आप सभी के सामने है और मैंने खूब अच्छी तरीके से आपको बताया है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 यहां तक दिया गया है। विधि के समान संरक्षण, बच्चों देखो याद कैसे करा देंगे जल्दी जल्दी। विधि के समान संरक्षण,
धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर समान कानून, अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16, अनटचबिलिटी या आपकी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत ये आपका हो गया किसमें 17 में, और बच्चों उपाधियों का अंत ये हो गया आपका 18 में। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जब भी उपाधियों के अंत की बात की जाएगी बच्चों ध्यान रखना यहां पर दो अपवाद जुड़े होंगे, एक होगा आपका शिक्षा और दूसरा होगा आपका सेना। यानी कि उपाधियों की जब भी बात की जाएगी वहां पर दो अपवाद आएंगे आपके सामने, एक शिक्षा होगा एक सेना होगा। तो बच्चों फिर इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। बहुत सही बच्चों, इसका आंसर 2, 3 और 4 होगा। इसका मतलब इसकी तो बात ही नहीं की गई है, आंसर आ गया 2, 3 और 4। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ रुख करिए और 19 आप सभी के सामने है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? जल्दी बताएंगे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बोलिएगा जरा। देखते हैं आप कितने सही आज इन 30 क्वेश्चन में से कर पाते हैं। 19वां प्रश्न हमारा चल रहा है, ये 30 प्रश्न आप सभी के समक्ष है, ये आपको करने हैं। चलिएगा जवाब दो बच्चों। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? बच्चे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है सर, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है और इसका भी यदि आप उल्लंघन करते हो तो आपके प्रति कार्रवाई होती है, यह मैंने आपको बताया है। ठीक है, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार और संघ बनाने का अधिकार, वो सारी चीज अनुच्छेद नंबर 19 में दी गई है। यहां तक कि बच्चा संपत्ति का अधिकार भी आपके अनुच्छेद नंबर 19 में था, परंतु इसे वहां से हटा दिया गया है। और इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमें ऑप्शन मिला बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल एकदम ठीक है बच्चा। निराकरण भी कह सकता है, उपचार भी कह सकता है, परेशान मत हो जाना, ये बिल्कुल सटीक बात लिखी है यहां पर। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ आइएगा। प्रश्न नंबर 20 पर आओ बच्चों। भारत का संविधान स्पष्ट रूप में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में देता है? बात यह की जाती है बच्चों, यदि आपसे एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछता हो कि प्रेस, मीडिया, चतुर्थ राज्य, फोर्थ स्टेट, एक ही शब्द है बच्चों, उसको अलग अलग रूप में लिखा गया है। वो प्रेस भी कह सकता है, मीडिया भी कह सकता है, फोर्थ स्टेट भी कह सकता है। आप सभी के सामने ऑप्शन लिखे हैं अनुच्छेद 19 का ए, बे, से और द। बच्चों इस प्रश्न को 3 रूप में देखिएगा, वो जरूरी नहीं है एग्जामिनर यहां पे ए ही दे। आंसर इसका 19 का ए बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार वो आपको एबीसीडी के क्रम में ए भी दे सकता है और कई बार वो आपको कै भी दे सकता है, तो परेशान मत हो जाना। कभी ये कहो सर हम लोगों को गलत पढ़ा दिया है, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे उन्होंने रखे हैं। तो वहां 19 का फर्स्ट भी दे सकता है, 19 का कै भी दे सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ रुख करते हैं, आइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बच्चों आज की क्लास में हमने 2 दिन की पहली क्लास में बड़े अच्छे रूप में सीखा है धर्म का अधिकार। बच्चों एक बात समझ लो जरा, धर्म का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता हो कि बताइए धर्म का अधिकार कैसा अधिकार है, तो हर बच्चे का जवाब आ जाना चाहिए कि पहला तो यह हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक केस में कहा था, जिसमें 5 जजों की एक बेंच थी, कि यदि कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो वह उस व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है, वह इस काम को कर सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आप लोभ लालच देकर, यदि किसी व्यक्ति को आप डरा धमका कर, यदि आप उसका धर्म परिवर्तित करवाते हैं तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, फिर आप जुर्माने के अधिकार हैं, आपने गलत किया है। ठीक है बच्चों, जो ना ही तो देखिए वहां पर उल्लंघन कितने, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई करेगा और 5 प्रकार की रिट जारी करेगा।
अगर यही बात हमारी हाई कोर्ट पे आ जाए तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई करेगा और 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो वहां पर बौद्धों की भी चर्चा की गई है बच्चों, जैन की भी चर्चा की गई है, सिख की भी चर्चा है, लेकिन पारसियों की चर्चा नहीं की गई है। अब अल्पसंख्यक क्या होगा यदि बात यह की जाए? बच्चों, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 में लिखा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल या सीमित नहीं किया जा सकता? आराम से पढ़ो प्रश्न को, टाइम लो थोड़ा सा। अब आपसे एग्जामिनर कहना चाहता है कि वो क्वेश्चन बताइए, उस आंसर दीजिएगा आप लोग कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होता है। आराम से पढ़ो बच्चों, जब देना बिल्कुल प्यार के साथ पढ़िएगा और फिर आराम से इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होता है? हम आपको बड़े प्यारे रूप में बताए हैं कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। अब यहां तो ऑप्शन में आर्टिकल दिए नहीं है, तो आर्टिकल नहीं दिए, पढ़िए जरा। देश के किसी भी भाग में निवास करने का या बसने की स्वतंत्रता आपके छीन ली जाती है। आप जानते हैं अभी आप लॉकडाउन लगा था, आपने देखा है 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा तो घर से निकलना बड़ा मुश्किल था। तो बच्चों ये तो आपातकाल की बात की जा रही है। आपातकाल में आपका अनुच्छेद नंबर 19 सबसे पहले खत्म होता है, तो यहां आपकी जो स्वतंत्रता थी ये आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बच्चों अब आप एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं क्या जीने का अधिकार किसी आपातकाल में समाप्त हो सकता है? आपातकाल लग रहा है, सारे हमारे अधिकार छीन सकते हैं, लेकिन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर बी दिया है, समझो उसने पढ़कर सही रूप में इसका आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में यह प्रश्न बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, इसे पढ़ना बच्चों जरा प्यार से। कहना क्या चाहता है एग्जामिनर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम कथनों पर विचार करेंगे। हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है और उन्होंने बोला है कि कथनों पर विचार कीजिए और जो इसका सही आंसर है फिर वो दीजिए। तो आपके सामने क्या लिखा है बच्चों? अनुच्छेद 301 में संपत्ति का अधिकार है, गलत, क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 के क में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो कि वर्तमान समय में आपके भाग 12 में है। और बच्चों ये ध्यान रखना, यह आपका एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है जी? एक कानूनी अधिकार है। तो इसका मतलब ये तो लाइन गलत हो जाती है। दूसरी लाइन पर आइएगा, दूसरी लाइन पर आओ बच्चों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में है, बिल्कुल ठीक बात है। यहां तक की बात उसने ठीक बोली है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने कहा कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, गलत, क्योंकि 1978 में तो जनता पार्टी की सरकार थी। बात क्लियर है बच्चों? जिस बच्चे ने ये बात पढ़कर दी है ना, तो समझ लो उसने तैयारी बहुत गजब की हुई है, जिसने इस क्वेश्चन को समझा है। तो बच्चों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। जिस बच्चे का आंसर केवल बी है, यानी कि ए आंसर है, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं बच्चों? 23वां प्रश्न था, आंसर ए। चलिए प्रश्न नंबर 24, 6 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा काम करिए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? आ जाओ बच्चों, वही तो प्रश्न है जो आपको अभी करा है। ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अब मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि भैया विधि के समक्ष समानता ये तो सभी को है, ठीक है ना, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं है? तो जिस बच्चे का आंसर बी है वो बिल्कुल ठीक है। जिस बच्चे का आंसर बी है वो बी इसका सही आंसर है। चलिएगा, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट चलिएगा और क्वेश्चन नंबर 25 पर आइएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए था वो हमारे यहाँ पर बाद में है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों यदि पढ़ना है तो सही आंसर इसका देना होगा, क्योंकि इससे आसान प्रश्न और आपको मिलेगा भी नहीं। यदि बात करी जाए कि संविधान में इससे आसान कोई प्रश्न मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान प्रश्न आप सभी को कोई मिलेगा। मुझे उम्मीद है बच्चे, इससे आसान प्रश्न और कुछ हो ही नहीं सकता। उसने पूछा क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां पर किया गया है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। बिल्कुल ठीक है, और आपको खूब अच्छी रूप में पता है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की जो संख्या हुआ करती थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकारों की संख्या वो 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 20 जून 1979 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 36 की तरफ आइएगा। क्या कहता है ये प्रश्न, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ राज्य, चौथा खंबा, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, चौथा खंबा फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है। क्रिकेट टीम के 12वें खिलाड़ी को नहीं जी, वो तो अलग बात हो गई, ये नहीं है। सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात साधन को नहीं सर। कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था को, सर आपने गलत बोल दिया है। अभी आपको बताया था कि प्रेस को चौथा राज्य कहा जाता है। किसे सर? प्रेस को चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। आ जाओ बच्चों, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 आप सभी के समक्ष लिखा है, और क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। बच्चों यदि गौर किया जाए इस बात पर, तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद नंबर, यदि पूर्व की बात करूं मैं, पूरे यहां पर जो लिखे हैं, अनुच्छेद नंबर 15 धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर समान कानून की बात की गई है। बात की जाती है अनुच्छेद नंबर 16 का फर्स्ट और 16 का सेकंड, और यदि मैं 16 का फोर्थ भी लगा लूं तो कोई बुराई नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो यहां पर अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 16 में है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 28, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। जरा बताना बच्चों इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 28 आप सभी के सामने लिखा है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भाई विधि के समक्ष समानता के अधिकार का दावा तो कर सकता है, क्योंकि हमें पता है यहां कानून सभी के लिए कैसा है, हिंदुस्तान में समान है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए भी अपील कर सकता है, तो बात यह भी ठीक हो जाती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी, मेरा जीवन खतरे में है, मैं इसकी सुरक्षा के लिए भी अपील कर सकता हूं, मैं न्यायालय में भी अपील कर सकता हूं। और हम एक चीज सबसे पहले जो बताई थी आज क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करता है यह आपको बताना होगा। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करता है यह आपको बताना होगा। बच्चों इनमें से ही कई प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएसआई ने पूछे हैं पिछले वर्ष, जैसे कि आपने केशवानंद बनाम भारती का केस देखा हो। बहुत से कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि वहां कितने टोटल जज थे। और देखो पूछने का तरीका, एग्जामिनर ने पूछा कि वहां जजों का अनुपात बताओ क्या था, तो अनुपात मैंने आपको बताया 7:6 था। टोटल जज कितने थे? 13, 7 पक्ष के थे, 6 विपक्ष के थे। बात क्लियर? 1973 का ये केस है। तो दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। 2 प्रश्न और हैं, जल्दी जल्दी आ जाइएगा बच्चों। चलिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? भाई 4 आर्टिकल आपके सामने लिखे हैं, हम चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो होगा वो साफ निकल के आ जाएगा। पहले आपकी तरफ देखे रुक करें, आप क्या इसका आंसर देंगे। चलिए बच्चों, अनुच्छेद नंबर 17 खूब अच्छी तरीके से आपको बताया है कि सर इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 सर इसमें छुआछूत का अंत है, और यहां आपका उपाधियों का अंत है। और बच्चा बात करूं 23 में, तो बच्चा अभी सुबह ही आपको बताया था सर यहां तो बेगार प्रथा पर रोक है। क्या है? बेगार। अब बहुत व्यक्तियों को समझ नहीं आती कि बेगार क्या है,
न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर काम कराना वो भी बेकार ही माना जाता है, ये ध्यान रखना, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद आंसर अनुच्छेद नंबर 24 जिसने दिया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर आ गया बच्चों, क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा, 30वां प्रश्न है। क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, जरा देखिएगा। मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। किए जा सकते हैं यार, कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। ये बच्चों आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं। आंसर नंबर डी खूब अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं कि सिर्फ 20 और 21 ही ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते, बाकी सब हो जाते हैं। बच्चों 5 प्रश्न और कर लीजिएगा, उन्हें ही क्यों छोड़े, फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? यदि मैं आपसे इन्हें पूछना चाहूं, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है बच्चों, गौर देना, प्रश्न थोड़ा सा ये अच्छा है। एग्जामिनर ने पूछा क्या है, 31वां ये प्रश्न है। अनुच्छेद 32 से 35 की बात की जाती तो मैं लिख देता कि यह संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार है, लेकिन यहां बात पूछ रहा है कि वह किसके अंतर्गत आते हैं, तब आपको देना होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो फिर आप यही तो कहेंगे कि वो एक मौलिक अधिकार है। तो आंसर बच्चों इसका मौलिक अधिकार ही सही आएगा। जिन बच्चों ने संवैधानिक अधिकार दिया है वो भी गलत है, और जिसने उपरोक्त सभी दिया है वो भी गलत है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत बच्चे, मैं बता रहा हूं, बहुत बच्चों आंसर इसका संवैधानिक अधिकार देंगे। बच्चा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी तो एक मौलिक अधिकार ही होता है ना, और उस मौलिक अधिकार की चर्चा कहां है, 32 से लेकर 35 तक, लेकिन यहां बात सिर्फ 32 की गई है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और जबकि वास्तव में संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए 4 प्रश्न और हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। चलो, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? यही वो प्रश्न है जिसे मैं संविधान के शुरू के 50 आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण इस आर्टिकल को मैं आपके सामने बताता हूं कि ये वो आर्टिकल है, पेपर में न जाने कितनी बार इसे एग्जामिनर ने पूछ लिया है। अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो बच्चा, अनुच्छेद नंबर 15 में धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर समान संरक्षण, अनुच्छेद नंबर 16 अवसर की समानता, और ये रहा हमारा आंसर अनुच्छेद नंबर 17, क्योंकि इसी में है अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद में चले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर है कि इसे 44वां संविधान संशोधन किया गया और 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जिस समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो एक शब्द को हटाया गया था, जिस शब्द का नाम था विद्रोह। क्या नाम था बच्चों? एक शब्द हटाया गया था और इसी के स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। क्या नाम था बच्चों? यानी कि यदि अब भारत में आपातकाल होगा, आपातकाल लगेगा, तो विद्रोह पर नहीं लगेगा, वो तब आपातकाल लगेगा जब विद्रोह लाठी डंडे वाला नहीं होना चाहिए, वो विद्रोह होना चाहिए हथियारों के साथ, यानी कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर जिसने भी पहला दिया वो बिल्कुल ठीक है, और ये आपका 1979 में ये लागू हो जाता है। बच्चों ये कब की बात है? 20 जून की, 20 जून की ये बात है। चलिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको तब कराया था जब आर्टिकल नंबर 24 कराया था। मैंने आपको 24 जिस समय कराया था तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन कराए थे कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। जवाब दीजिए बच्चों, क्वेश्चन कराया है आप सभी को तो मैं बहुत अच्छे रूप में बता देता हूं, 1976 में पारित किया गया था। कब? यानी कि आपको बता दूं, संसद में कोई भी कानून यदि बनता है तो बच्चों ध्यान रखिए, पहले लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा पास करेगी, ऊपर फिर राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करेंगे, तब कोई विधेयक कानून बनता है। कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता आपसे, इस वर्ड को याद रखना आप, लगा है आपके सामने सरला, ये क्या है बच्चों? इस से का मतलब संसद होता है और इसकी विवेचना आपके 79 में की गई है। किसमें? 79।
इस रे का मतलब राज्यसभा होता है जिसकी चर्चा आपकी 18 आर्टिकल में की गई है। इस लो का मतलब लोकसभा होता है जिसकी चर्चा आपकी 81 आर्टिकल में की गई है। बच्चों 3 आर्टिकल 10 सेकंड में याद हो गए आपके। किससे? सरला। और एक बहुत लंबी सी ट्रिक है, सरला बहुत अच्छे महान कार्य करती हैं सरला जी। 16 आर्टिकल एक ही लाइन में आपके याद हो जाएंगे। 16 आर्टिकल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एग्जामिनर पूछता है आपसे कोई भी विधेयक कानून तब बनता है, आप कहेंगे जब उस पर लोकसभा, राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, तब वह विधेयक कानून बन जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। चलिए वो क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? अब हमें यह पता होना चाहिए, यदि इस प्रश्न का जवाब हमें देना है कि समानता का अधिकार तो सर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आप सभी ने। लेकिन बच्चे वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों से सम्मिलित नहीं है या समानता के मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो ध्यान रखिए, कानून के समक्ष समानता, मैंने आपको बताया था विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद नंबर 14 में आता है। दूसरा, सामाजिक समानता और अवसर की समानता दोनों ही आती हैं, ये 15 में, ये आपका 16 में। लेकिन कहीं भी अनुच्छेद में आर्थिक समानता की कोई भी बात नहीं की गई है। जिस बच्चे का आंसर डी था वो बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अब बच्चों आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना है। इसके बाद में बच्चों आपका कितना स्कोर रहा वो आपको बताना है। आपने इन 35 क्वेश्चनों में क्या कुछ नया सीखा है ये तो खैर आपको वीडियो पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में से जुड़ते हैं। सारे क्वेश्चनों को नोट करना कॉपी में, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको बताए हैं आप उन्हें जरूर नोट करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।